हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। हमने आज जो टॉपिक लेना है वो है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। सो आज इस पे अपन 10 MCQ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन। कहता है मुद्रा की क्रय शक्ति गिरती है जब। कब गिरती है? जब मूल्य स्तर बढ़ता है, जब आय गिरती है, जब मूल्य स्तर गिरता है या पैसे की आपूर्ति गिरती है। तो आपको ये समझना है कि परचेजिंग पावर पहली बात तो होती क्या है। तो परचेजिंग पावर सिंपली होती है खरीदने की शक्ति। ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में रुपया है और मैं जो है सामने कोई वस्तु खरीदने वाला हूँ। ये वो वस्तु है, ठीक है, मैं ऐसे खरीदने वाला हूँ। अगर मेरा रुपया पावरफुल होगा तो मैं ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाऊंगा, और अगर मेरा रुपया कमज़ोर होगा तो मैं कम वस्तुएं खरीद पाऊंगा। लेकिन ये मजबूती या कमज़ोरी कब आती है, ये डिपेंड करता है प्राइस पे। सपोज़ कीजिए कि जो एप्पल है वो 50 रुपये किलो है। अगर एप्पल 50 रुपये किलो है तो फिर मैं 200 रुपये के नोट से 4 kg एप्पल खरीद पाऊंगा, बरोबर है। लेकिन अगर एप्पल 100 रुपये किलो हो जाती है, 100 रुपये किलो हो पाती है, तो उसी 200 के नोट से विद द सेम करेंसी आई कैन बॉट ओनली 2 kg। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, मुद्रा की क्रय शक्ति गिरती है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, मुद्रा की क्रय शक्ति गिर रही है। पहले जो 200 का नोट 4 किलो ले रहा था, अब वो 200 का नोट 2 किलो एप्पल ले पा रहा है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति गिर रही है। ऐसा कब हो रहा है? जब प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। 50 रुपये किलो वाली एप्पल 100 रुपये किलो हो गई, यानी जब, बहुत सिंपल है, जब प्राइजेज ऊपर जाते हैं तो आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब मूल्य स्तर बढ़ता है वस्तुओं और सेवाओं का, इसे ही अपन आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। जिससे मैं ऐसा टेक्निकली बता रहा हूँ, सिंपल इसी को ही। महंगाई क्या है? जब वस्तु के भाव बढ़ गए और हम कम खरीद पा रहे हैं तो हमारे अंदर शक्ति कम हो गई है। तो वही वाली बात है। तो ए इसका आंसर रहता है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये पीपली लाइव मूवी में गाना था, भोजपुरी सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर है। उसमें ऐसे ही है कि एक औरत अपनी सहेली को कहती है कि मेरे सैया जी वैसे तो खूब कमाते हैं, लेकिन ये जो महंगाई है ना, जैसे मुद्रास्फीति आप कह रहे हैं, वो डायन खा जाती है। मतलब पता नहीं, पैसा आता तो है लेकिन पता नहीं कहाँ ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि परचेजिंग पावर वो नहीं है। अब परचेजिंग पावर को समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस दैट 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाय। मतलब हमारा पैसा जितनी क्वांटिटी में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है, उस शक्ति को बोलते हैं परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। ठीक है। और अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जो आपका आज का हमारा टॉपिक है, अ राइज इन प्राइस विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज द डिक्लाइन ऑफ द परचेजिंग पावर। और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, सेवाओं की दरें बढ़ जाती है और हम कम मात्रा में खरीद पाते हैं, जितना पहले खरीद पा रहे थे उससे कम मात्रा में खरीद पाते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए ताकि मेरे लिए आगे का टॉपिक आसान हो जाए। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति के लिए लिखा है, अंग्रेजी भाषा में शब्द है इसके लिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है फैलाव या वृद्धि। इसमें होता क्या है, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि। कभी कभार के प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। लगातार जब प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा हो, रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो, बहुत, मतलब उसमें भी है धीमी गति, तेज गति, भागती हुई, बहुत तरह की मुद्रास्फीति होती है। लेकिन कुल मिला के प्राइजेस जो हैं वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हों, किसके? वस्तुओं के और सेवाओं के, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति से क्या होगा, आपकी जो क्रय शक्ति होगी मुद्रा की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी एक विपरीत स्थिति भी होती है, उसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति। इसमें क्या होगा, इसमें वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और आपका रुपया, चूंकि इंडिया में आप बैठे हो तो रुपया, यूएसए में बैठे हो तो डॉलर, तो आपका जो रुपया है वो पहले से ज़्यादा वस्तुओं को अपनी तरफ खींच पाएगा, यकायक उसमें ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एप्पल 20 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, तो आप सीधा 10 किलो एप्पल खरीद पाएंगे। तो पहले जहां आप 4 किलो एप्पल खरीद पाते थे जब रेट 50 की थी, वहीं 20 रुपये की रेट होते ही आप 10 kg एप्पल खरीद पाओगे। तो ये फिर मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, अभी और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन्फ्लेशन इज अनजस्टफुल एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। ये कथन किसका है? क्राउथर का, हॉटरे का, मार्शल का या कीन्स का? तो ये कथन कीन्स का है। तो
अभी अभी हमने मुद्रास्फीति की और मुद्रा विस्फीति या मुद्रा संकुचन की बात की, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हैं तो खराब। और किसी बड़े ऑथर ने कहा है, किसी बड़े ऑथर, उसका नाम कीन्स है, उन्होंने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। तो आपको एक कथन उनका याद है। कीन्स ने क्या कहा था? 1923 में जॉन मैनार्ड कीन्स ने एक बुनियादी आर्थिक प्रश्न को संबोधित किया जो आज भी वैध है। मतलब ऐसी बात नहीं 1923 और हम तो 2024 में आ गए हैं। तो आज से 100 साल पहले, इनफैक्ट 101 साल पहले, जब मैं 2024 में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज से 101 साल पहले जॉन मैनार्ड कीन्स ने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा अपस्फीति या अविस्फीति होना चाहिए था, यहाँ अनुचित है। दोनों में से, वैसे उसने कहा कि जो अपस्फीति है वो बदतर है, यानी अगर दोनों में से एक बुराई चुननी पड़े तो जो मुद्रा अपस्फीति है वो बदतर है, क्योंकि किराएदार को निराश करने की अपेक्षा बेरोजगारी भड़काना अधिक बुरा है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सेवाएं महंगी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि किराएदार से पहले आप, एक एग्जांपल के लिए कहा कि किराएदार से पहले आप मान लीजिए 5,000 ले रहे हो, तो अब आप उससे 6,000 लेने लग जाओगे, तो किराएदार नाराज हो जाएगा। तो ये भी बुरा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि देश में बेरोजगारी फैल गई, उत्पादन सेवाएं ठप हो गई, तो वो तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो मुद्रा अपस्फीति के तो और ज़्यादा भयानक परिणाम होते हैं। तो इसलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि दो बुराइयों में से चुननी पड़े, हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम एक बुराई को दूसरी बुराई से तौलें। हाँ, दोनों ही चीज़ें बुरी हैं। और बताया ना उन्होंने कि एक को उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया और एक को उन्होंने अनुपयुक्त बताया, पर चुनना ही पड़ जाए तो आप मुद्रास्फीति को चुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बात सुन लेते हैं मुद्रास्फीति और विस्फीति या अविस्फीति के बारे में। ठीक है, इसको मैं कंफ्यूज नहीं होते, मैं मुद्रास्फीति और संकुचन बोलूँगा। तो कहता है स्फीति और संकुचन दोनों ही समाज के लिए रोग के समान है, परंतु संकुचन की जो स्थिति है वो स्फीति की तुलना में अधिक संकटपूर्ण है। संकुचन में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पूरी घोर निराशा की स्थिति आ जाती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। आप कहेंगे चीज़ें सस्ती हो जाने से क्या नुकसान है, वो अभी आगे के स्लाइड्स में बताऊँगा। तो एक तरह से उत्पादन ही पूरा ठप हो जाता है, लोग पैसा निकालना ही जेब से बंद कर देते हैं। स्फीति में एक तेज़ी अगर है तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में एक आशावादिता है, लोग खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तेज़ी है, पर भी फिर भी वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं। तो मुद्रास्फीति से क्या होता है, देश में अगर कहें कि साइड इफेक्ट क्या होता है, तो मुद्रास्फीति से देश में आय का वितरण जो होता है वो असमान हो जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता चला जाएगा। और अगर लेकिन मुद्रा संकुचन है तो इसमें प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा और आपकी नेशनल इनकम ही नीचे चली जाएगी। ठीक है, और ये कहता है कि मुद्रास्फीति को आप एक सीमा तक कंट्रोल कर सकते हो, कभी कभी नियंत्रण के बाहर हो जाती है, पर जनरली मुद्रास्फीति कैन बी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन जो मुद्रा संकुचन है उसमें चीज़ें ठप बैठ जाती हैं, तो वो बंद पड़े चक्के को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई बार तो पूरी अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाती है। जो डिफ्लेशन है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन प्राइजेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। जब कीमतें लगातार गिर रही हों तो घटना कहलाती है। तो बहुत आसान है, जब मैंने कहा कि जब प्राइजेज लगातार ऊपर जा रही हों तो वो मुद्रास्फीति की स्थिति है, लेकिन अगर प्राइजेज नीचे आ रही हों तो वो अविस्फीति की स्थिति है, या सरल भाषा में इंग्लिश में ठीक है ज़्यादा, डिफ्लेशन की स्थिति है। तो इसे इन्फ्लेशन कहेंगे नहीं, स्टैगफ्लेशन कहेंगे नहीं, डिफ्लेशन करेंगे हाँ, रिफ्लेशन कहेंगे नहीं। ये सारे वर्ड्स हैं, सबके ही मीनिंग्स अपने को पता होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा कवर हो पाए आज के लेक्चर में। पर लगातार जब कीमतें गिर रही हैं तो इसे अपन मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति कहते हैं। सी इसका आंसर है। ओके, तो डिफ्लेशन या अविस्फीति के फीचर क्या होते हैं? एक तो ये होता है कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें कमी आने लग जाती है,
एक्चुअली क्या होता है, लोग डिमांड करना बंद कर देते हैं। तो मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि बहुत सारा प्याज प्रोडक्शन हो गया, लोग प्याज खरीदना ही बंद कर दे, तो क्या होगा, वो बिल्कुल औने पौने दाम पे, शायद 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो में भी बेचना शुरू कर देते हैं, तो प्राइस प्रोडक्ट के नीचे चले जाते हैं। इससे क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति गजब हो जाती है। मान लो कोई एक व्यक्ति हो सेठ, उसके पास मान लो 2000 का नोट है, और वो 2000 के नोट से मतलब सब कुछ खरीद पा रहा है, सब इतना सस्ता है, यानी मुद्रा में क्रय शक्ति बहुत ज़बरदस्त हो गई, वो इतना भारी चुंबक हो गया कि वो सारी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रहा है। प्राइस फॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने कहा ना, कभी कभी प्राइजेस के गिरने को डिफ्लेशन नहीं कहते हैं, ना ही कभी कभी प्राइजेस के ऊपर उठने को इन्फ्लेशन कहते हैं। लगातार ऐसा हो रहा हो तो उस पीरियड को फिर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पीरियड कहा जाएगा। अभी हम डिफ्लेशन की बात करें, इसमें लॉन्गर पीरियड तक वस्तुओं और सेवाओं के दाम नीचे गिरते चले जाते हैं। वेजेस एंड सैलरी विल बी डिक्रीज, और फिर उसके फिर साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब वस्तुएं बिकी नहीं रही हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो फिर छटनी शुरू हो जाती है, कम दाम पे या आधी तनख्वाह पे लोगों को रखा जाता है, तो वेजेस और सैलरी डिक्रीज हो जाते हैं, और प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड। इसको भी आप छोड़ दीजिए, मतलब इसमें एक्चुअली क्या है, ये रीज़न है, मतलब इसमें प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाता है बढ़े हुए प्रोडक्शन की वजह से। मतलब मान लीजिए कि किसी समय में प्रोडक्शन भी हो रहा था, डिमांड भी हो गया था, अचानक डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन तो बढ़ता रहा, प्रोडक्शन तो होता रहा, और डिमांड कम हो गई, तो एकदम से डिफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि एकदम से डिमांड कम क्यों हो जाएगी, उसके न्यूमरस रीज़न हो सकते हैं। एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय सप्लाइंग मनी इन द मार्केट। ये कह रहे हैं कि डिफ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो मौद्रिक पूर्ति को पंप करके, इकोनॉमी में मुद्रा को या पैसे को पंप करके आप उससे बंद पड़े चक्कों को, जाम चक्कों को खोल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर काम की हैं। एक समय की लिमिटेशन होती है तो मैं थोड़ा बता पाता हूँ, पर ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट वगैरह तक जाती हैं, दूर तक जाती हैं सर। वेल, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो परिणामी मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है इस तरह का एग्जांपल देना नहीं चाहिए, पर मान लीजिए ये मैंने लड़की बनाई है। सर क्या बात कर रहे हो, मान लीजिए ये लड़की है और इसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हों, तो ये लड़की भाव खाएगी। हाँ साहब, भाव खाएगी। मुद्रास्फीति में भी ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, कुछ ही वस्तुएं हैं, और लोगों के पास बहुत पैसा पड़ा है, लोगों के पास बहुत सारे डॉलर पड़े हैं, रुपीस पड़े हैं, बस किसी भी भाव पे खरीदना है, बस हमें चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि जब ये कहते हैं कि जब वस्तुओं की सप्लाई कम हो और लोग अंधाधुंध पैसे देने को तैयार हों, बस हमें समहाउ चाहिए, तो वो वस्तु फिर महंगी होनी है, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वस्तु महंगी होनी ही है। ये इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई शहर में प्रेस्टीजियस स्कूल होता है और उसके बाद लिमिटेड सीट्स हैं, और सब माता पिता मरे जा रहे हैं कि कैसे भी, चाहे डोनेशन देना पड़े, चाहे पीछे के रास्ते से जाना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे का एडमिशन स्कूल में होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, वो सीट महंगी कर देंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सप्लाई है, तो और देख रहे हैं कि लोगों में डिमांड है, तो वो वस्तुओं को क्या करेंगे, मतलब कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी उसकी वजह से वस्तुएं महंगी हो रही है, और महंगाई का मेन कोर रीज़न क्या है, डिमांड की वजह से महंगाई जब बढ़ती है तो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इसका साइन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, बहुत कम वस्तुओं का पीछा बहुत सारे डॉलर कर रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो एक एप्पल के लिए यहाँ पे कॉइन्स लगा रखे हैं इतने सारे। ठीक है, तो इसको हम यूं कह लीजिए, मतलब इन्फ्लेशन के लिए हमारे सर कभी बचपन में एग्जांपल दिया करते थे, आपने बहुत बार सुना होता है कि पहले ज़माने में लोग जेब में पैसा ले जाते थे और थैले में भर के सामान लाते थे। अब वो ज़माना आ गया है, इतनी महंगाई हो जाएगी या हो गई है या हो जाएगी कि लोग थैले में पैसा भर के लेके जाएंगे और जेब में सामान रख के लाएंगे, तो वो है इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, द अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइजेस दैट फॉलोज अ शॉर्टेज इन सप्लाई। तो बेसिकली क्या होता है, सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड खूब सारी है, और कंडीशन दैट इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब एज टू मैनी डॉलर चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा कर रहे हैं बहुत सारे डॉलर, मरे जा रहे हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए और वो वस्तु महंगी होती चली जाएगी।
ठीक है। कोरोना के समय में अपन ने देखा ना, कोई अगर मान लीजिए दवाई है या इंजेक्शन है, अगर उसकी शॉर्ट सप्लाई है और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो वो अंट शंट भावों पे बिकता है, तो वो महंगाई हुई। और उस महंगाई का रीज़न क्या कहलाएगा, उसको टेक्निकली महंगाई हो गया बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्राइजेज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस इट इज़, वेल महंगाई का बढ़ने का एक और तरीका होता है कि जो जिस चीज़ से वस्तु बनती है ना वो चीज़ ही महंगी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु को बनाने में लेबर लगती है, रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है, अगर ये बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु की कॉस्ट बढ़ेगी, और उस वस्तु की कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर उस वस्तु की प्राइस भी बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कि कोई वस्तु पहले 400 में बनती है और 25% सेठ को आदत है कमाने की, लागत का 25%, तो वस्तु 500 की होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु अब बनती ही 600 रुपये की है और उसकी अभी भी इच्छा है कि मैं 25% कमाऊँ, तो 600 रुपये का 25% जोड़ के वो 750 में बेचेगा। तो जो वस्तु पहले 500 में बिक रही थी वो वस्तु 750 में बिकेगी, मतलब महंगी हो गई। महंगी हो गई तो इसका रीज़न क्या रहा, इसकी रीज़न रही कॉस्ट में बढ़ोतरी। कॉस्ट में बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब पहले पिछले एग्जाम्पल में डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ रही थी, और अब जो है कॉस्ट के बढ़ने की वजह से वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कहता है कि जब उत्पादन के जो साधन होते हैं जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, जब प्रोडक्शन फैक्टर्स की कॉस्ट में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई बढ़ती है तो उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। बी इसका आंसर रहेगा। वेल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस लीड्स टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जो कच्चा माल होता है उससे माल तैयार होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, वेजेस बढ़ गए, और जो प्रॉफिट, जो ओनर है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल दिख दीजिए, यहाँ पे लेबर है। अब लेबर मान लो डिमांड करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें बोनस चाहिए, तनख्वाह बढ़ाओ, 20% तनख्वाह बढ़ाओ। अगर उनकी तनख्वाह मान लीजिए 20% बढ़ा दी, ये कार प्लांट की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कार की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है वो घाटा तो खाएगा नहीं। अगर उसकी फैक्टर कॉस्ट बढ़ी है, वेजेस कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो वो कंज्यूमर से वसूल करेगा और वो वस्तुओं को महंगी होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। और लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती। ये तो अभी जैसे अपन समझा कि इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है ना, ये समझा। लेकिन फिर इनके फिर इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी फौरी तौर पे इम्पैक्ट कुछ अलग होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ और होते हैं। और ये आप देख लीजिए, ये है इन्फ्लेशन का गुब्बारा। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बेसिकली 3 रीज़न होते हैं। एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि लोगों के पास खूब पैसा आ गया, किसी वजह से लोगों का खूब पैसा आ गया एंड दे आर चेजिंग द गुड्स, हमें चाहिए। और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मान लीजिए पेट्रोल डीजल जो भाव होते हैं ना, उसका बढ़ना बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे अपनी इकोनॉमी में हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, अब तो ठीक है ईवीज़ आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो गया है। लेकिन क्या हो रहा था, पहले क्या होता था, हम वस्तुएं मंगाते थे, ये क्रूड ऑयल मंगाते थे, अगर वो महंगा हो गया तो वो महंगा आएगा तो उससे फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, फिर हर वस्तु का पहुंचना महंगा हो जाएगा और चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। और एक होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, हुई नहीं है, पर किसी को लग रहा है कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो एकदम से वस्तुओं की डिमांड बढ़ा देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुर्सी का भाव बढ़ जाएगा या कोई फ्लैट है, फ्लैट के भाव बढ़ जाएंगे, ज़मीन के भाव बढ़ जाएंगे, तो आप अभी से फ्लैट ज़मीन की खरीदी करना शुरू कर लोगे और सब लोग देखेंगे यार ऐसा हो रहा है। तो मतलब कई बार तो इन्फ्लेशन आ जाएगा के चक्कर में उस फिनोमिना से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मीडिया का भी बड़ा खतरनाक रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉज और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज और आर। भारत में मुद्रास्फीति का कारण है या हैं, तो यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्त पोषण यानी हिनात प्रबंधन की वजह से इन्फ्लेशन होता है, हाँ जी होता है। एरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, अनिश्चित कृषि विकास की वजह से इन्फ्लेशन की स्थिति हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि की वजह से इन्फ्लेशन होता है, हाँ जी होता है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। बहुत सारे इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीज़न हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको 10 + 12 टोटल 22 रीज़न बताऊंगा जिस वजह से इन्फ्लेशन
हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जब बिगड़ जाती है ना तो इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। ठीक है, एक होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। इन दोनों के इनबैलेंस होने की वजह से आपके इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। तो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं 1 मिनट के लिए। डिमांड साइड की क्या है, जैसे सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने लग जाए। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर वो पैसा वस्तुओं की डिमांड करेगा। वस्तुएं अगर प्रोडक्शन कम होगा, ये लंबा है, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया, लोगों के हाथ में पैसा होगा, वस्तुओं की वो डिमांड करेंगे। वस्तुएं अगर कम है, यहाँ से डॉलर उसका ज़्यादा पीछा करेंगे तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये सारे रीज़न डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसमें सब रीज़न में क्या होगा, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा होगा या वो ज़्यादा स्पेंड करने लगेंगे। घाटे की वित्त व्यवस्था, गवर्नमेंट कभी कभी कहती है रेवेन्यू की चिंता मत करो, खर्चा करते जाओ, ज़रूरत पड़े तो आरबीआई से उधार ले लो, इधर उधर से उधार ले लो, लेकिन अपना खर्चा नहीं रुकना चाहिए। तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और फिर वही वो कम वस्तुओं को चेज़ करेंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ते लोन बांट रहे हैं। मान लो अभी अगर हाउसिंग लोन की रेट मान लीजिए 12% होती, तो मान लीजिए कि 100 लोग ही मकान बनवाने का सोचते हैं, लेकिन अगर हाउसिंग लोन की रेट 6% कर दी जाए, बिल्कुल आधी हो गई, तो हर आदमी कहेगा यार मकान बना लो, बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, तो 120 लोग या 140 लोग मकान बनाने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, फिर बस अगर सब लोग मकान बनाएंगे तो सीमेंट, बजरी, भाटा, सीमेंट, लेबर, सबकी रेटें, सबकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर महंगाई बढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के दिमाग में अगर ये आ जाए खाओ पियो मौज करो, पहले वो क्या करते थे, पहले 100 रुपये थे और तो मान लीजिए पहले 20 रुपये बचाते थे तो वो 80 रुपये स्पेंड करते थे। अब उन्होंने कहा अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 5 ही बचाओ बहुत है, बाकी 95 खर्च करो। तो वही वाली बात है, लोगों के जो डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ गई तो फिर वो मुद्रास्फीति होगी। काला धन, अगर लोग कमा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा भी उनके पास बच रहा है, फिर वही वाले फिर उस काले धन से वो वस्तुएं खरीदेंगे और चुपचाप में खरीदेंगे, अंटशंट भावों पे खरीदेंगे। निवेश में वृद्धि, अगर मान लीजिए फर्म्स हैं, फर्म को लग रहा है कि तेज़ी का माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो क्या है मशीनों में स्पेंड करती है, अब नए नए प्लांट्स लगाती है। और फिर होगा क्या ना, ये सब होने से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है। पैसा जब खूब सारा पंप हो जाता है, लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो अगर सप्लाई साइड नहीं बढ़ी तो वस्तुएं रहेंगी कम, लोगों के हाथ में रहेगा पैसा और बार बार महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारे रीज़न है। मैं रीज़न पढ़ भी सकता था, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूँ जो शायद आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। इसके अलावा करों में कमी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम लेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, फिर वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। सार्वजनिक ऋणों में कमी, अगर गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेना बंद कर दे तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रह जाएगा, तो वो पब्लिक क्या करेगी, उस पैसे को खर्च करेगी, तो फिर वही डिमांड बढ़ेगी और फिर डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगा। जनसंख्या में वृद्धि, ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेकर जब तक फिर वो जीता है, फिर वो डिमांड करता है और वो डिमांड क्रिएट करता है। वो स्कूल जाएगा, स्कूल की डिमांड, कपड़े चाहिए, सब कुछ। निर्यात में वृद्धि, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाए, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाएगा तो देश में खूब सारा रेवेन्यू आएगा। अगेन अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर वस्तुएं कम है, रेवेन्यू आपके हाथ में बहुत सारा है, तो डिमांड पर इन्फ्लेशन होगा। तो ये सारे आपके डिमांड साइड के इन्फ्लेशन रीज़न थे। और पूर्ति पक्ष की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए लोगों के पास रुपया तो उतना ही है, लेकिन अगर उत्पादन ही कम हो जाएगा तो वस्तुएं कम है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है या उतना ही है, तो वो महंगी दरों पे भी वस्तु खरीदेंगे। तो उत्पादन में कमी होने की वजह से कई बार जानबूझ के अभाव पैदा कर दिया जाता है, तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। गवर्नमेंट अगर मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाने लग जाए, उन वस्तुओं को महंगी कर दें, एक्साइज ड्यूटी लगा देगा, तो वो कहीं ना कहीं तो जो ट्रेडर है, अगर मान लो जीएसटी है, किसी वस्तु पे पहले जीएसटी नहीं लगता था और अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर के लिए वो वस्तु 5% महंगी होगी। तो सरकार की कर नीति भी महंगाई को बढ़ा सकती है। खाद्यान्न की कमी हो जाए तो महंगाई बढ़ सकती है। अगर औद्योगिक झगड़े हो जाए, ताला लग जाएगा फैक्ट्री के ऊपर, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर वही है कि वस्तुएं अगर कम हो जाएगी, कई बार होता नहीं है कि है ना कई वस्तुएं या गाड़ियां इतनी महंगी मिलती हैं इसलिए क्योंकि उनकी सप्लाई आगे से बंद होती है, तो फिर जो मौजूदा सप्लाई है उसको लोग महंगी रेटों में ख़रीदते हैं। ठीक है, टेक्निकल चेंजेस की वजह से महंगाई हो सकती है। कच्चा माल अगर कम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो महंगाई हो सकती है। नेचुरल बाढ़, भूकंप वगैरह आ गया तो एकदम से प्रोडक्शन ठप हो जाता है, तो महंगाई बढ़ सकती है। उत्पादन का ढांचा भी प्रोडक्शन को गड़बड़ कर सकता है। इंटरनेशनल रीजन से भी महंगाई बढ़ती है कि आपके पड़ोसी कंट्री में महंगाई है तो थोड़ा बहुत असर आपके पास भी आ ही जाता है।
सरकार की औद्योगिक नीति भी कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है या उल्टे काम कर रही है, उत्पादन में गतिरोध, इन सारे रीज़न से महंगाई हो सकती है। महंगाई परिणाम है अगर आपका डिमांड सप्लाई बिगड़ गया तो, अगर लोगों के हाथ में जो पैसे की मात्रा है वो से आप डिमांड कर लीजिए वो बिगड़ गया तो, और जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो सप्लाई से है वो अगर इनबैलेंस हो गया, इनमें से ये पक्ष या वो पक्ष या दोनों पक्ष, तो फिर महंगाई का आना तय है। ठीक है, मुद्रास्फीति का होना। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है स्टैग्नेशन यानी रुकावट या रोक, और एक वर्ड है इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों बनती है स्टैगफ्लेशन, और ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। मतलब एक तरफ तो महंगाई हो रही हो, है ना। देखो अगर एक तो क्या होता है, महंगाई है लेकिन लोगों में उत्साह है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मस्त इकोनॉमी मस्त चल रही है, तेज़ चल रही है, पर फास्ट चल रही है, पर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि उत्पादन रुका हुआ है, उत्पादन ठप है, लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, और जब वस्तु आप खरीदने जाओ तो वो बहुत महंगी मिल रही है, तो मतलब वो बड़ी खतरनाक स्थिति है, और वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति, जब इकोनॉमी पूरी रुकी हुई है, नए रोज़गार मिल नहीं रहे हैं, महंगाई अपने चरम पे है, तो स्थिरता के साथ जब मुद्रास्फीति होती है, स्टैग वैसे हिरण को बोलते हैं, तो महंगाई हिरण की तरह सर पर दौड़ रही है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन स्टैगफ्लेशन में दो खासियतें होती है। अर्थव्यवस्था में गति नहीं होती तो इसको बोलते हैं गतिहीन स्फीति या गतिहीनता के साथ स्फीति। तो स्टैगफ्लेशन ये स्थिति है। ठीक है, मैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैगफ्लेशन में देखो क्या फीचर होंगे, महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, वस्तुएं महंगी हो रही है, परचेज पावर कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन काफ़ी रुक गया है, तो जीडीपी लो हो गया है। ठीक है, जीडीपी लो हो गया है, और हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो मतलब ये खतरनाक स्थिति हो गई। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ तो जो कोरोना के समय था ना, वो लगभग ये स्थिति था। तो कोरोना बहुत, कोविड की स्थिति जो थी बहुत खतरनाक स्थिति थी। ये तो ठीक है कि देश शायद सही हाथों में था और देश उससे निकल गया, या बहुत जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं तभी हम उस कोविड जैसी खतरनाक सिचुएशन से निकल गए। तो लेकिन उसमें सिचुएशन में क्या होता, वस्तुएं महंगी हो रही थी, प्रोडक्शन सारा ठप हो पड़ा था, जीडीपी लो हो रही थी, लोगों के हाथों में से नौकरियां जाती जा रही थी, बड़ी मुश्किल से लोगों ने नौकरियां बचाई, आधे दाम पे काम किया या कैसे भी किया। तो वो जो स्थिति थी तो बिल्कुल देश रुक सा गया था, लॉकडाउन वगैरह सबको पता है, तो वो स्टैगफ्लेशन था। तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसमें पूरी मंदी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, कोई नए धंधे नहीं खुल रहे, नया प्लांट नहीं खुल रहा, कोई खरीदी बेची नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पुअर इम्प्लीमेंटेशन। ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति बता रहा हूँ कि जो सरकार की नीतियाँ भी है वो लगभग एक बार फेल हो रही हैं। तो स्टैग्नेशन के साथ इन्फ्लेशन हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है गतिहीन स्थिति। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं विच मेजर्स आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशन। महंगाई या मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सरकार कौन से उपाय अपनाती है। मॉनेटरी मेजर अपनाती है, फिजिकल मेजर अपनाती है, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है, ऑल ऑफ दीज। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन देखते ही अधिकतर लोग ऑल ऑफ दीज इसका आंसर देखते हैं। उनको क्या लगता है कि महंगाई पे कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट ये इनके इन प्रकारण करना चाहती होगी। बात वैसे है भी सही, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट उपाय अपनाती है उनको राजकोषीय नीति बोलते हैं। गवर्नमेंट जो अपने लेवल पे कर सकती है उसको राजकोषीय उपाय बोलते हैं। मॉनेटरी मेजर जो मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना है वो काम आरबीआई का है। तो ये क्वेश्चन लगभग आपको चकमा देने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि ये पूछता है कि इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए सरकार कौन से उपाय अपनाती है। तो जो सरकारी स्तर पे उपाय होंगे उनको राजकोषीय उपाय कहेंगे। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है ना। कई लोगों को लगेगा सर ऑल ऑफ द अबव सभी उपाय करेगी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, गवर्नमेंट कौन से उपाय करेगी, है ना। आपको समझ में आ गया, लेकिन मुझे पता है कि अधिकतर लोग फिर भी गलती करेंगे या उनको लगेगा डाउट लगा दो। मैं पूरा इसके साथ हूँ, इस क्वेश्चन के साथ, कि गवर्नमेंट जो उपाय अपनाएगी वो राजकोषीय उपाय होंगे। ठीक है, एक बार आप वैसे समझ लीजिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक उपाय भी हैं, लेकिन ये उपाय आरबीआई अपनाएगा और ये उपाय जो राजकोषीय उपाय हैं उनको गवर्नमेंट अपनाएगी। तो वैसे एक बार समझ लेते हैं नॉलेज के लिए कि आरबीआई क्या करेगी, नई करेंसी को बहुत संभाल के छापेगी या नहीं छापेगी, तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाएगा, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करेगा। ठीक है, इसके फिर बहुत सारे तरीके हैं। आरबीआई को अपने को पता है कि उनके पास कुछ क्वांटिटेटिव तरीके हैं और कुछ क्वालिटेटिव तरीके हैं। मैंने वो
जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाले 2 वीडियो बनाए थे, उसको आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको और अच्छे समझना हो तो कैसे गवर्नमेंट क्वांटिटिव यानी क्वांटिटिव तरीके होते हैं, CRR को, बैंक रेट को, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, और कुछ सेलेक्टिव तरीके होते हैं या क्वालिटेटिव तरीके होते हैं, उनकी मदद से RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या कठोर साख नीति अपनाना। तो ये सारे तो हो गए आपके मौद्रिक उपाय, और ये सब के लिए तरीके हैं RBI के। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय सरकारी तरीके क्या हैं? संतुलित बजट बनाए जाएं, जो हीनार प्रबंधन होता है या घाटे का बजट ना बनाया जाए, एक्सपेंडिचर उतना ही किए जाएं जितना आपका रेवेन्यू है, सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण करना, सरकार फालतू के खर्चे ना करे, ठीक है। सरकार फिर क्या करती है, प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स को रोक देती है और बाकी प्रोजेक्ट्स की भी जो फंडिंग है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लेती है। बचतों को प्रोत्साहित करना, लोग बचत ज़्यादा करें, ऐसे स्कीम लाओ। जैसे क्या होगा ना, मैंने बताया ना, बचत से क्या होता है, मान लीजिए अगर लोगों की 20 रुपये बचाने की आदत है तो लोग 80 रुपये खर्च करते हैं, और लोगों में अगर मान ली 5 रुपये बचाने की प्रवृत्ति हो जाए और 95 रुपये खर्च करने लग जाए, तो फिर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो लोगों की बचत को बढ़ाओ, बचत बढ़ेंगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें चलती जाती हैं। इसके अलावा जैसे मजदूरी दरों में वृद्धि मत होने दो, लोगों की कुछ समय के लिए तनख्वाह उतनी ही रहने दो, जो उनको इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं वो रोक दो, ताकि वही वाली बात है, लोगों के हाथों में पैसा कम हो जाए और डिमांड पुल इन्फ्लेशन ना हो। इसके अलावा सप्लाई साइड को बढ़ाने के लिए फटाफट प्रोडक्शन करो। तो यही तो हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन बढ़ा दिए, बैट्स की कमी हो गई तो बैट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ताकि कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग ना हो, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अपनाना, PDS वगैरह जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन वगैरह की दुकानों के थ्रू चीज़ों तक पहुंचाओ, ताकि महंगाई एकदम से ना बढ़े। इस मामले में मैं मानूंगा कि अपना देश में बहुत अच्छा कंट्रोल है। जिम्बाब्वे, हंगरी ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने बहुत बेवकूफ़ियाँ करी है और वो मुद्रास्फीति की आग में लगभग जल गए थे वो देश। इतना ख़तरनाक तरह से उनके यहाँ से मिसमैनेजमेंट था। अपने यहाँ बहुत सही सिस्टम है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी कंट्रोलेबल है। और मैं आपको बता दूं, 5% तक की महंगाई, 4-5% या 5% कह लीजिए, 5% तक अगर महंगाई बढ़ती है, पिछले साल जो वस्तु 100 की थी वो अगर 105 की हो गई है और 1000 वाली वस्तु 1050 की हो गई है, तो वो इतनी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। उससे ऊपर अगर 5% के ऊपर महंगाई चली जाती है, 6, 7, 8 और भगवान ना करे डबल डिजिट 10% या उससे अबव पहुंच जाती है, तो वो खतरनाक स्थिति है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, मांग आधारित मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। आज के टॉपिक में बेसिकली अपन ने दो ही बातें समझी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि कैसे डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और एक बड़ा अपन ने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कि कैसे साधनों की लागत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो क्यों होता है, लोगों के मनी एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं इस वजह से। हाँ, कारकों की लागत बढ़ने से होता है नहीं। ये वाला जो है ना, ये सेकंड वाला जो है, ये तो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीज़न है। इसने पूछा था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, जब लोगों के मॉनेटरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, जब इंडिविजुअल ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं, या इंस्टीट्यूशंस या फर्म्स ज़्यादा स्पेंड करने लग जाती है, या गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करने लग जाती है। कुल मिला के जब ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है, सब लोगों के हाथों में, जैसे लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो किन्हीं के हाथों में तो पैसा पहुंचेगा, और जिनके हाथों में पहुंचता है फिर वो क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। पहले हमने खर्चा किया, समझिएगा बात को, जो मैंने 3 वर्ग बताए, इंडिविजुअल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। पहले ये लोग स्पेंड करेंगे, मतलब यहाँ पे ये लोग पैसा खर्च करेंगे और वस्तुओं को चेस करेंगे, तो वस्तुएं महंगी होंगी। फिर ये पैसा जिनके हाथों में पहुँचेगा वो पैसे वाले हो गए, तो वो वस्तुओं को चेस करेंगे, तो वहाँ वो महंगाई बढ़ गई। तो बेसिकली जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न होता है वो होता है मनी एक्सपेंडिचर में वृद्धि होना। फैक्टर कॉस्ट वाला, ये वाला कॉस्ट पुश का रीज़न है, ठीक है। चलिए, तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होता है, एक बार फिर समझ लीजिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड जो होती है वो फास्टर होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वस्तु चाहिए ऐसा कहने वाले ज़्यादा होते हैं और वस्तु देने वाले कम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। इससे ये वो आता है, स्पेंड ऑल इनकम, लोगों की ऐसी आदतें पड़ जाती है, खाओ पियो मौज करो, कोई बचाने की ज़रूरत नहीं है, धमाधम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मोर डॉलर चेजिंग फ्यू गुड्स की स्थिति हो जाती है। कोई पूंजी निर्माण क्या करेंगे बचा के, क्या करेंगे पैसे जोड़ के, नहीं बचाना, खर्च करो। इसके अलावा एक्स्ट्रावर्जेंट
स्पेंडिंग पैटर्न, फिजूल खर्ची इसको बोलते हैं। ये भी खरीद लो, ये पसंद आ रहा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, हर चलती आइटम आप खरीदते जा रहे हो, ठीक है, तो महंगाई बढ़ती है। स्पेंडिंग इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी नॉट। इसमें मेन चक्कर ये है कि खर्चा बढ़ रहा है लेकिन उत्पादकता कम हो रही है, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, केवल खर्चा बढ़ रहा है। और टैक्सेस अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्सेस में कम कर दे, पहले मान लो गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती थी तो लोगों के पास 70 रुपये खर्च करने के लिए बचता था। अब गवर्नमेंट मान लो किसी वजह से टैक्स में 20% कर दे तो लोगों के पास 80 रुपया होगा। अगर टैक्स की दरों में कमी हो गई तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और ज़्यादा पैसा खर्च करने में प्रॉब्लम क्या है, वही वाली बात है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और वस्तुएं इकोनॉमी में कम है तो वो एंड ऑफ द डे महंगाई को बढ़ाएगी। और एक बार महंगाई जब बढ़ जाती है ना तो फिर वो बढ़ जाती है, फिर वो पीछे प्राइजेस पे नहीं लौटते। अगर मान लो आप देख लो, अगर कोई तेल है, अगर तेल पहले 100 रुपये किलो था, फिर 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर तेलों के प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है, फिर वो तेल का दाम 200 ही रहता है, फिर वो पीछे नहीं आता है। कचौड़ी पहले 5 रुपये की थी, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हो गई, तो आज 20 रुपये खा रहे हो तो कल को तेल वगैरह सस्ता हो जाएगा तो कचौड़ी सस्ती होकर 10-12 रुपये की नहीं हो जाएगी। हायर एक्सपोर्ट्स विदाउट हायर प्रोडक्शन। और अगर मान लीजिए कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो उस वजह से एक्सपोर्टर्स के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा और दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए ना, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये समझना बिल्कुल आसान है कि आप जिस चीज़ से प्रोडक्शन कर रहे हो वो चीज़ ही महंगी हो गई तो फिर आपको अपना अल्टीमेट सेलिंग प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद नो ऑल्टरनेटिव। कहता है डिमांड हायर वेजेस विदाउट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मान लो लेबर है, पहले बोलता था मैं 5,000 रुपये लेता था, अब कहता है मैं तो 8,000 रुपये से कम में काम नहीं करूँगा, और सारे लेबर स्ट्राइक पे चले जाएँ, आपका प्रोडक्शन ही रुक जाए, तो फिर आप उनको 8,000 रुपये दोगे, फिर आपको भाव तो वसूल नहीं है, अगर लागत बढ़ी है तो वसूल नहीं है, ठीक है। ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी वेजेस कांस्टेंट, मतलब या ऐसा हो जाए कि आप 5,000 रुपये में पहले वो मान लीजिए 500 यूनिट बनाते थे, अब वो 5,000 रुपये में 400 यूनिट बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम हो गया है। अगर प्रोडक्शन कम हो गया है तो फिर वही है कि अब आपको जो अपना कॉस्ट वसूल करना है वो 400 वस्तुओं से वसूल करना है, तो आप उसका सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, तो प्रोडक्टिविटी में कम आने की वजह से भी महंगाई बढ़ती है। स्ट्राइक रिड्यूस प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए हड़ताल वगैरह की स्थिति हो गई तो सप्लाई साइड डाउन हो जाती है, और ठीक है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, पेट्रोल प्राइस इंक्रीजिंग, शॉप लिफ्टिंग एंड लॉसेस। ये सारे अब बोर हो जाओगे, अब वैसे बहुत लंबा लेक्चर हो गया इसलिए ज़्यादा अब नहीं बात करते। लास्ट है विच क्लास डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। महंगाई या मुद्रास्फीति होने से भी कुछ वर्गों को लाभ हो जाता है, लेकिन किस वर्ग को लाभ नहीं होता है, आपको पहचानना है कि किस वर्ग को लाभ नहीं होता है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो बिज़नेस ओनर होते हैं उनको महंगाई में लाभ होता है। जब मुद्रास्फीति होती है, लोग पैसे लेके वस्तुएं खरीदने को तैयार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा के, यानी ज़्यादा माल बेच के कमाएंगे, महंगा माल बेच के कमाएंगे। आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो तो आपने सस्ती रेटों पे ले रखा होता है, तो तेज़ी के समय, मुद्रास्फीति के समय प्रोड्यूसर वर्ग और जो ट्रेडर वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग और उत्पादक वर्ग होता है, वो लोग कमाते हैं। एक होता है बोरोवर जो बोरो करता है, और एक होता है लेंडर जो उधार देता है। इनमें से कौन मज़े करता है, तो जिसने उधार लिया है वो मज़े करता है, और जिसने उधार दिया है उसे घाटा होता है। तो इसका आंसर डी रहेगा। अब आप सोचेंगे सर जिसने उधार दिया है उसको घाटा क्यों होता है, तो सपोज़ कीजिए मैंने किसी से मान लीजिए कि 1,000 रुपये लिए थे, और ये मैंने लिए थे उससे 2010 में, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ब्याज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैंने उससे 1,000 रुपये लिए थे, ठीक है। और तब मान लेते हैं कि तब आटा 20 रुपये किलो था, ठीक है। तो मान लीजिए कि उससे मैंने जो 1,000 रुपये लिए, उससे मैंने जो आटा कंज्यूम किया, उस आटे की मात्रा है 50 kg। मैंने 50 kg आटा कंज्यूम किया, खाया, मेरे पेट में गया, ठीक है। अब मैंने आज सन 2024 में मैंने उसका पैसा वापस किया। उसने 1,000 रुपये लिया था मैंने उससे, और मैंने उसको 1,000 रुपये के ही नोट वापस कर दिए, 200 के 5 नोट उसको वापस कर दिए। लेकिन आज जो आटा है वो 40 रुपये किलो है। अब मेरे से वो 1,000 रुपये लेके जाएगा, और अगर मान लीजिए वो आटा खरीदेगा तो उसको 25 किलो आटा ही मिलेगा। यानी मैंने उससे पैसे उधार लिए, मैंने जो आटा कंज्यूम किया वो था 50 किलो, और जिसने मुझे उधार दिया वो उतना ही पैसा मैं जब उसे रिटर्न करूँगा तो वो जो आटा कंज्यूम करेगा वो है 25 किलो,
ठीक है। तो जो ऋणदाता वर्ग होता है उसे हानि होती है। दो वर्ग आप याद कर लीजिए, एक जो ऋणदाता वर्ग होते हैं वो, और एक जो नौकरी पेशा वर्ग होते हैं वो। और जिनकी भी स्थिर आय होती है, जिनकी इनकम फिक्स होती है, ये लोग मुद्रास्फीति के समय मर जाते हैं। और अधिकतर लोग अपन में से इसी कैटेगरी के होते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, जिन्होंने कर्जा दिया है वो मुद्रास्फीति के समय नुकसान में जाते हैं। और एक जो सैलरी वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनकी फ़िक्स इनकम होती है, वो लोग जिनको एक फ़िक्स इनकम आती है, जैसे फ़िक्स किराया आ रहा है या फ़िक्स इंटरेस्ट आ रहा है, तो महंगाई के समय वो लोग जो निश्चित आय वाले वर्ग हैं वो लोग घाटे में जाते हैं। तो होप मैं आपको इस वीडियो में कुछ समझा पाया। अगर हाँ अच्छा लगा हो तो वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर सही में पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, क्या हुआ, ठीक है। बाकी तो ये स्कैन वगैरह कर लिया करो, ऐप फ्री है, डाउनलोड कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कॉमर्स की दुनिया में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।